सुमन शाम को फटाफट अपना काम निपटाकर कमरे में आई तो देखा आदित्य अपना सामान पैक करने में लगा हुआ था। अगले दिन सुबह 9 बजे की उसकी ट्रेन थी, इसीलिए वो सारा जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह रख रहा था। सुमन को देखते ही आदित्य बोला, सुमन मैं अपने डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े वगैरह रख दो तो पैकिंग जल्दी हो जाएगी। फिर मैं चाचा जी के घर भी चला जाऊंगा, आखिर छुट्टी इतनी सी ही तो मिली है। इन चंद दिनों में जितना ज्यादा लोगों से मिल लो उतना ही अच्छा है, किसी को शिकायत भी नहीं रहेगी, वरना बेवजह माँ को वो लोग ताने देंगे कि बेटा आया था फिर भी मिलने नहीं आया। आदित्य की बातें सुनकर सुमन चुपचाप खड़ी रह गई। उसे यूं खामोश देखकर आदित्य बोला, अरे खड़ी क्या हो, जल्दी से पैकिंग करवा दो ना। तभी सुमन धीरे से बोल पड़ी, आदित्य प्लीज मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, यहाँ तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। अब तो हमारी शादी को इतने साल हो गए, प्लीज मुझे भी ले चलो ना। सुमन लगभग गिड़गिड़ाती हुए बोली। उसकी बात सुनकर आदित्य ने थोड़ा नाराज होकर कहा, सुमन ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो, तुम इस घर की बहू हो, माँ की सेवा और घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी है। तुम यहाँ जिम्मेदारी निभाती हो तभी तो मैं वहाँ चैन से रह पाता हूँ और कमा पाता हूँ, लेकिन तुम हर बार बस यही जिद पकड़ लेती हो। आदित्य अपने काम में व्यस्त था और बोले जा रहा था। तभी सुमन ने कहा, आदित्य हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी होकर आई थी तब एक कुमारी ननद और एक पढ़ाई कर रहे देवर की शादी व जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। अब इनकी भी शादी हो चुकी है, देवर नौकरी पर लग चुके हैं और घर में देवरानी सान्या भी आ चुकी है। अब तो माँ अकेली नहीं है, तो इस बार मुझे भी साथ ले चलो ना। ये सुनकर आदित्य बोला, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, माना कि दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी शादियों के कर्जे सिर पर है, वो भी चुकाने हैं ना, और तभी चुक पाएंगे जब मैं बाहर आराम से कमा पाऊंगा। आदित्य ने अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखी, पर सुमन शायद इस बात सुनने के मूड में नहीं थी। वह फिर बोली, सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी जिम्मेदारी कब निभाओगे, और साथ रहकर भी तो कमाया जा सकता है ना। जो पति पत्नी बाहर रहते हैं क्या वो नहीं कमाते, क्या वो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाते। उसकी बात सुनकर आदित्य उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सुमन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो खर्च बढ़ जाएगा, मुझे ज्यादातर पैसे यहाँ घर भेजने पड़ते हैं, वहाँ मैं तो बस एक कमरे में गुजारा कर लेता हूँ, रूखी सूखी खा लेता हूँ, लेकिन अगर तुम वहाँ आओगी तो हमें पूरी गृहस्थी बसानी पड़ेगी। सोचो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर ये सब कैसे हो पाएगा। आदित्य ने समझाया तो सुमन ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं कम में भी गुजारा कर लूंगी, चाहो तो मैं जॉब भी कर लूंगी, हम दोनों मिलजुल कर कमा लेंगे, लेकिन आदित्य प्लीज इस बार मुझे अपने साथ ले चलो ना। ये सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, बस करो सुमन, क्यों नहीं समझना चाहती हो तुम मेरी बात, बस एक ही जिद पकड़कर बैठी हो। यहाँ रहकर माँ की सेवा करने में आखिर हर्ज क्या है तुम्हारा। आदित्य की बात सुनकर सुमन ने दोनों हाथ झटकते हुए और पलंग पर हताश होकर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ या नहीं पता नहीं, पर तुम शायद मुझे समझना ही नहीं चाहते हो। शादी की है मैंने तुमसे, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया है कि जिंदगी भर बस उनकी सेवा करती रहूं। ये कहते कहते सुमन रुक गए। उसकी बात सुनकर आदित्य गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वहीं सुमन पलंग पर बैठी बैठी रो पड़ी। शादी के 4 साल हो चुके थे, पर उसने कभी आदित्य के साथ चैन से एक पल नहीं बिताया था। जब वो ब्याह कर ससुराल आई थी तो घर में सास मंजुला जी और पति आदित्य, ननद दीप्ति और देवर मुकुंद ही थे। आदित्य के पिता के पहले ही निधन हो चुका था और उस समय दीप्ति और मुकुंद दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले आदित्य पर थी, इसीलिए वो बाहर रहकर नौकरी करता था। शुरुआत में जब आदित्य ने सुमन को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई तो मंजुला जी ने मना कर दिया। बेटा पहले घर की जिम्मेदारी निभा, तो तेरे दोनों भाई बहन तेरी जिम्मेदारी, उनके पढ़ाई खर्चे और इस घर का खर्च तुझे ही उठाना है, ऊपर से तेरी शादी का कर्ज भी बाकी है। अभी अगर तू बहू को अपने साथ ले जाएगा तो भला पैसा कैसे बच पाएगा, और वैसे भी कुछ दिन बहू को मेरी सेवा करने दे, उसके बाद तो तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही बितानी है। माँ की बात मानकर आदित्य सुमन को यही छोड़ गया। वह अपनी पत्नी को साथ नहीं ले गया, जबकि उसकी नौकरी अच्छी थी और तनख्वाह भी बढ़िया थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले वह अब सुमन को अपने पास बुलाने का सोचता ही नहीं था। साल में वह सिर्फ एक बार आता, वह कुछ दिनों के लिए। उन चंद दिनों में भी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाना होता तो कभी किसी सरकारी दस्तावेज का काम निपटाना होता। दिन का ज्यादातर समय वह अपने परिवार के साथ बिताता और इधर सुमन घर के कामों में उलझी रहती। जब भी आदित्य घर आता वह दिन पूरे परिवार के लिए किसी त्योहार जैसा होता। सब अपनी अपनी नई नई फरमाइशें शुरू कर देते और सुमन उन फरमाइशों को पूरा करने में लगी रहती। आदित्य
के साथ उसके अपने समय तो बस रात में ही आते, लेकिन तब तक दोनों इतने थक चुके होते कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती। इसी वजह से आज तक सुमन माँ नहीं बन पाई थी। पर अब शादी के 4 साल बाद हर कोई उसी पर ताने कसने लगा था। कोई कहता था बहू तो बाज है, तो कोई फुसफुसाकर बोलता इसमें ही कोई कमी होगी। 8 महीने पहले देवरानी के आने के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए। सुमन की स्थिति घर में मानो नौकरानी जैसी हो चुकी थी। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि मंजुला जी उससे दिन भर घर का काम करवाती और ऊपर से ताने की बरसात भी कर देती। ये ताने उसके दिल को छल्ली कर जाते, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्होंने आदित्य और सुमन को कब एक साथ रहने दिया। सुमन ने 1-2 बार आदित्य से अपनी पीड़ा साझा करने की कोशिश की, पर आदित्य की आंखों पर तो अपनी माँ के विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। वह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी माँ ऐसे भी बोल सकती है। उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। खैर, इधर आदित्य तो चाचा जी के घर चला गया और इधर सुमन अपने आंसू पोंछकर रसोई में पानी का जग भरने चली गई। उसने 2 जग पानी भरे, एक जग मंजुला जी के कमरे में रख कर आई और दूसरा जग अपने कमरे में ले आई। फिर चुपचाप आदित्य के सामान की पैकिंग शुरू कर दी। कल उसे अपनी ड्यूटी पर जाना था और सुमन जानती थी कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इसीलिए बिस्तर पर लेट गई। देवरानी सान्या से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वह तो घर के किसी काम में हाथ भी नहीं लगाती थी। रात करीब 11 बजे आदित्य घर लौटा। उसके पास घर की दूसरी चाबी थी जो वह अक्सर अपने पास ही रखता था, क्योंकि कई बार रिश्तेदारों के घर से लौटने में देर हो जाती थी। वह किसी को जगाना नहीं चाहता था। उसने चाबी से दरवाजा खोला और घर में आया तो देखा मंजुला जी जग रही थी। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। आदित्य उनके कमरे की तरफ बढ़ा तो अंदर से आवाज आ रही थी। मंजुला जी के साथ साथ सान्या और मुकुंद भी वहाँ मौजूद थे। तभी सान्या बोली, माँ जी, आपको पता है आज भैया भाभी के कमरे से जो आवाज आ रही थी, शायद भाभी भैया के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। भैया ने मना कर दिया तो वो रो रही थी। उनकी रोने की सिसकियां तक मुझे साफ सुनाई दे रही थी। सान्या आदित्य के कमरे का हाल मंजुला जी को सुना रही थी। ये सुनकर मंजुला जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे उसे इतनी जिद करनी है तो करने दे। मेरा आदित्य उसको लेकर नहीं जाएगा। आखिर मैंने आदित्य को यूं ही समझा बुझाकर अपने विश्वास में नहीं रखा है। इस महारानी को तो बस घर छोड़कर जाने की पड़ी रहती है। उनकी बात सुनकर मुकुंद ने जिज्ञासा से पूछा, माँ, लेकिन कर्जा तो अब चुक गया है ना, फिर आप अब भी कर्जे की बात क्यों करती हैं? ये सुनकर मंजुला जी भी फौरन फुसफुसाते हुए कहा, अरे चुप कर, जरा धीरे बोल। हाँ, कर्जा तो कब का चुक गया है, और वो भी मेरी साझेदारी के कारण। आदित्य शादी से पहले जो भी पैसे घर भेजता था उसमें से ज्यादातर मैं बचा लेती थी। इसी वजह से कर्जा इतना बढ़ा ही नहीं। लेकिन ये बात मैंने आदित्य को कभी नहीं बताई। अगर ये बात उसे या सुमन को पता चल गई तो वह सुमन को अपने साथ ले जाएगा और फिर आदित्य यहाँ पैसा भेजना बंद कर देगा। आदित्य इतने भी पैसे भेजता है, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें इकट्ठा करके 3-4 साल में कम से कम 20 लाख का एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लूं। पर भाभी, ये कहते कहते मुकुंद रुक गया। मंजुला जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे जाने दो उस बाज को, ऐसे ही रहने दो, उसे तो अब आदत हो चुकी है। सुमन के लिए बाज शब्द सुनते ही आदित्य का कान सुन्न पड़ गया। उसके बाद वह कुछ सुन नहीं पाया। मन ही मन सोचने लगा, मतलब सुमन गलत नहीं कहती थी। भला मेरा अपना परिवार और मेरी माँ इतनी स्वार्थी हो सकती है कि मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें अपने ही बड़े बेटे बहू की परवाह ना हो। वह भारी कदमों से चुपचाप अपने कमरे में लौटा। कमरे में आकर देखा तो सुमन सो चुकी थी। आज वह उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी जिम्मेदारियों और परिवार के बोझ तले इस बेचारी ने कितना कुछ सहा। शायद इसी कारण वे लोग उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। सही तो ये है, इसने शादी मुझसे की है, मेरी माँ या मेरे परिवार को गोद थोड़ी लिया है जो ये सब गलत सहती रहे, और मैं ही इसे यहाँ छोड़ आया, जबकि मुझ में इतना दम है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं। आदित्य ने मन ही मन ठान लिया कि अब इसके साथ कोई गलत नहीं होने दूंगा। आखिर भी ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन यह मेरा हाथ पकड़कर इस घर में आई थी उसी दिन यह मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन मैंने ही इसे अकेला छोड़ दिया। ये सोचकर आदित्य उसके पास लेट गया और आंखें मूंद ली। सुबह सुमन हमेशा की तरह अपने तय समय पर उठी और मन मानकर घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद आदित्य की नींद खुली। उसने सुमन को आवाज देकर बुलाया और कहा, सुमन, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर पहले तो सुमन हैरानी से उसे देखने लगी, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी। जब मंजुला जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सुमन रसोई में नहीं है। वे उसे ढूंढते हुए कमरे में आ गई। वहाँ सुमन को सामान पैक करते हुए देखकर वो चौंककर बोली, अरे बहू, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? जा तो आदित्य रहा ना, तुम नहीं। सुमन कुछ बोल नहीं पाए। इससे पहले ही आदित्य ने कहा, नहीं माँ, इस बार सुमन भी मेरे साथ जाएगी, मैं उसे अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। ये सुनकर मंजुला जी भी के
अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। वो बोली, अरे पर ऐसे कैसे, और तुम्हारी जिम्मेदारी? आदित्य ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है माँ। मैंने दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा चुका हूँ। अब मुकुंद भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, वह घर की जिम्मेदारी निभा सकता है। और रही बात थोड़े बहुत कर्ज की, तो वो अब कुछ जिम्मेदारी मुकुंद को भी निभाने दो। मंजुला जी ने फिर कहा, पर तू ऐसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकता है? आदित्य ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है माँ। कल रात को आप लोग बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सच तो यह है, मैंने एक पिता की तरह अपने भाई बहन की सारी जिम्मेदारियां उठाई, खुद परेशान हो गया, लेकिन कभी किसी चीज से इनकार नहीं किया। आदित्य ने आगे कहा, अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति है, तो उसे भी निभाने दीजिए। आपकी एक बहू और भी है, उसे भी अब आपकी सेवा करने दीजिए। और सबसे बड़ी बात माँ, मेरी पत्नी बाज नहीं है। अपनी सच्चाई अपने बेटे के मुंह से सुनकर मंजुला जी कुछ बोल नहीं पाई। वे समझ चुकी थी कि अब किसी भी हालत में आदित्य को रोका नहीं जा सकता, और न ही सुमन अब रुकने वाली थी। आखिरकार उन्होंने खुद ही बहू पर ताने की बौछार करके अपना मान घटा लिया। 4 साल की लंबी तपस्या के बाद सुमन अपने पति आदित्य के साथ अपनी गृहस्थी बसाने के लिए रवाना हो गई। पीछे मंजुला जी के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।